गाइस, इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको बहुत से ऐसे हिडन एविडेंसेस दिखाए हैं जिसे जानने के बाद काफी हद तक ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारी इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी पास्ट सिविलाइजेशन जिस भी तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही थी या वो जिस भी तरीके के मॉन्यूमेंट्स को बनाकर तैयार कर रहे थे, असल में उसकी नॉलेज हमें किसी परग्रही सिविलाइजेशन ने दी थी। लेकिन इन सारी ही चीजों के बीच दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक सिविलाइजेशन यानी कि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन का क्या प्राचीन भारत में बने मॉन्यूमेंट्स और यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को देखकर क्या ये माना जा सकता है कि भाई हमारे पूर्वज भी बेसिकली किसी एलियन सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में थे? वेल गाइस, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की ये वीडियो आपके सामने कुछ ऐसे पुख्ता एविडेंसेस रखेगी जिसे जानने के बाद आपका खुद के ही पास्ट को देखने का नजरिया एक ही झटके में बदल जाएगा। अस्त्र एक ऐसा नाम जो कि बहुत से इंडियन पास्ट टेक्स्ट और ग्रंथों में हमें भर भर कर देखने को मिलता है, बट जेन्युइनली ये अस्त्र था क्या? देखो गाइस, बात अगर इंडियन हिस्ट्री की जाए तो हमारे इतिहास में अस्त्र सिर्फ तलवार, भाले या फिर तीर कमान तक ही लिमिटेड नहीं रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेनी एंशिएंट पास्ट डॉक्यूमेंट्स एंशिएंट इंडियंस टेक्निकली इतने ज्यादा एडवांस अस्त्रों का इस्तेमाल करते थे जिनको आज की डेट में भी बना पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। रामायण, महाभारत, अग्नि पुराण और वायु पुराण, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन सभी में क्या सिमिलरिटी थी? नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। असल में गाइस, इन सभी में एक समानता थी और वो थी ब्रह्मास्त्र। असल में ब्रह्मास्त्र के बारे में ये कहा जाता था कि ये एक ऐसा अस्त्र था जो जब चलता था तो इतनी तेज रोशनी इससे निकलती थी कि मानो 10,000 सूरज एकदम से ही धरती पर उतर आए हों। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस अस्त्र के बारे में तो ये भी लिखा जाता था कि भाई जब भी इसका इस्तेमाल किया जाता था तो इस अस्त्र के आसपास मौजूद कोई भी इंसान, पक्षी या फिर जो जानवर होते थे, भाई उनका अस्तित्व ना एक ही झटके में गायब हो जाता था। इवन अगर बाई चांस काफी दूर तक कोई भी फूड भी रखा होता था तब भी वो पॉइजनस हो जाता था। स्ट्रेंजली, अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि इस अस्त्र के बारे में बार बार ये लिखा जाता था कि भाई अगर कोई भी इंसान इससे बच जाता था तो वो बार बार अपने घर को, खुद को और यहाँ तक कि अपनी तलवारों को भी भाई पानी और मिट्टी से साफ करता था, क्योंकि उस समय लोगों को ये लगता था कि इससे एक इन्फेक्शन सर्कुलेट होता है। वेल, अब वो इन्फेक्शन था या फिर रेडिएशन, कुछ देर दीजिए, इसकी सच्चाई आप खुद जान जाएंगे। अगस्त 6, 1945 जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम की जाती है। सैडली ये इंसिडेंट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि कुछ ही सेकंड्स में हजारों लोग इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ही जब ये चीज हुई तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि अगर किसी भी एरिया में इन तरीके की कोई भी चीजें की जाती है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम इंसानी शरीर के ऊपर पड़ते क्या हैं। नंबर 1, जब भी इन तरीके की चीजें होती हैं, बहुत बड़े एरिया में मौजूद इंसान, एनिमल या फिर पशु पक्षी का अस्तित्व एक ही झटके में गायब हो जाता है। सेकेंडली, इससे फैला रेडिएशन इतना ज्यादा तेज होता है कि भले ही इस इंपैक्ट के दौरान कोई भी खाने की चीज डैमेज ना हुई हो, लेकिन वो फिर भी रेडिएशन के चलते हुए खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहती। एंड नंबर 3 कि अगर कोई भी इंसान इस इंपैक्ट से बच जाता है तब भी भाई उसके आगे सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि उस इंसान की बॉडी ना भाई प्रैक्टिकली अल्ट्रा कोर एनर्जी से एक्सपोज होती है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन हमें साल 1945 में देखने को मिली वही एग्जैक्ट सेम डिस्क्रिप्शन 5000 से 7000 साल पहले लिखी महाभारत में भी हमें वर्ड टू वर्ड सेम मिलती है। बट हाउ इट्स इवन पॉसिबल? वेल गाइस, इसका काफी हद तक हमें जवाब मिला जुलाई 16, 1945 को। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ये सिर्फ यूएसए के एक फेमस फिजिसिस्ट ही नहीं बल्कि एक बहुत फेमस फिलोसोफर भी थे। इंटरेस्टिंगली, इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि रॉबर्ट को इंडियन वेद और भगवत गीता पढ़ने का मानो एक ऑब्सेशन सा ही था। इसके साथ ही उनके आसपास रहने वाले लोगों ने बहुत सी बार दुनिया के सामने आकर ये बोला कि रॉबर्ट कभी कभी तो घंटों या फिर कई दिन लगातार भी इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ते रहते थे। इंटरेस्टिंगली, इन्हीं टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते एक दिन उनके सामने ब्रह्मास्त्र का नाम आता है और उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद उनके दिमाग में ये आइडिया क्लिक करता है कि भाई अगर एंशिएंट इंडियंस इतने साल पहले इस तरीके की चीज को बनाकर
चला सकते थे, तो क्या हम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसी से ही कोई मिलती जुलती कोई दूसरी चीज नहीं बना सकते? और गैस व्हाट, उनके इसी आइडिया को बेस मानकर यूएसए में शुरू किया गया प्रोजेक्ट मैनहट्टन। और ये प्रोजेक्ट मैनहट्टन बेसिकली वही प्रोजेक्ट है जिसने दुनिया के सामने एक ऐसी चीज को रखा जो शायद अगर कभी इन्वेंट नहीं हुई होती तो हम सब के लिए अच्छा होता। एक्चुअली गाइस, वो थी एटॉमिक। जुलाई 16, 1945 सुबह 5:29 पर इस न्यूक्लियर बला को टेस्ट किया गया। इंटरेस्टिंगली ये टेस्ट पूरे ही तरीके से सफल रहा, जिसके बाद खुद रॉबर्ट ओपनहाइमर ने दुनिया के सामने आकर ये कोट किया। ये सुनकर शॉक लगा? नहीं लगा तो अब लगेगा, क्योंकि गाइज अभी अभी आपने जो लाइन सुनी है वो कुछ और नहीं बल्कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन है भगवद गीता में कही गई एक लाइन का। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद हुए बहुत से इंटरव्यूज में जब ओपनहाइमर से ये पूछा गया कि क्या यूएस इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसने इस तरीके की चीज को बनाकर तैयार किया है, तो ओपनहाइमर ने क्लियरली बोला हाँ, हम इस दौर के सबसे पहले हैं। जिससे काफी हद तक ये बात क्लियर हुई कि ना सिर्फ ओपनहाइमर ने इंडियन एशियन टेक्स्ट का सहारा लेकर इस तरीके की चीज को डेवलप करना शुरू किया था, बल्कि वो ये भी मानते थे कि कई हजार साल पहले एंशिएंट इंडियंस इन्हीं तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर भी चुके थे। बट वेट अ सेकंड, अगर भाई इन तरीके की चीजों का इस्तेमाल हमारे देश भारत में किया जाता था तो भाई उसके कोई ऑथेंटिक एविडेंसेस भी तो मिलने चाहिए। क्योंकि देखो, बात अगर एंशिएंट टेक्स्ट की करूं तो भाई उसको तो ना किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर लिखा भी जा सकता है, राइट? तो चलिए इस रात से भी पर्दा उठा डालते हैं। असल में गाइस, साल 1922 में ब्रिटिश इंडियन आर्कोलॉजिस्ट रखलदास बेंडी उपाध्याय और उनकी टीम मोहनजोदारो की साइट पर पहुंचती है। इंटरेस्टिंगली उस साइट की खुदाई में उनको और उनकी टीम को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। असल में गाइस, इस खुदाई के दौरान उनको एक दो नहीं बल्कि कई सौ ऐसे मैन और वुमन स्केलेटन्स मिले जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। इंटरेस्टिंगली जब उन स्केलेटन्स की जॉ बोन को देखा गया तो उस जॉ बोन की पोजीशन ठीक वैसी ही थी जैसे हम लोग कभी कभार एकदम से शॉक हो जाते हैं ना भाई, तब हमारी जॉ बोन की बनती है। जिससे एक बात तो पूरे तरीके से क्लियर हुई कि भाई यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ना वो ऑल ऑफ सडन बहुत तेज स्पीड से हुआ था, और इसलिए भी डर के मारे इनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुआ होगा और इन्होंने बगल में खड़े अपने पार्टनर या फिर फैमिली मेंबर का हाथ पकड़ा होगा। लेकिन ये कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती। असल में गाइस, इस साइड से सिर्फ स्केलेटन ही नहीं बल्कि टीम को पिघले हुए पत्थर के साथ कुछ ग्रीन ग्रास लाइक फ्रेगमेंट्स भी देखने को मिले, जो जब बनते हैं जब एक्सट्रीम हीट से सैंड मेल्ट होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आगे चलकर जब इन स्केलेटन्स पर रिसर्च की गई तो इनकी हड्डियों में नॉर्मल लेवल के कंपैरिजन में लगभग 50 गुना ज्यादा रेडिएशन भी मिला। अब क्योंकि साल 1922 में भाई ये चीज ना एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, तो आगे चलकर एक रशियन हिस्टोरियन अलेक्जेंडर गोरबोस्की ने अपनी बुक रिडल्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में क्लियरली इस इंसिडेंट के बारे में लिखा भी था, जिसमें उन्होंने ये तक भी मेंशन किया कि ये इतना बड़ा रेडिएशन किसी भी इंसान की बॉडी में होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता होगा कि आगे चलकर साल 1965 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो कुछ भी होगा वो चीज इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देगी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद जो सर्वाइवर थे उनकी बॉडी में भी सेम 50 गुना ज्यादा रेडिएशन पाया गया था। तो इस पॉइंट पर अब अगर आप इन दोनों ही इंसिडेंट्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करेंगे तो काफी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि शायद 1965 में जापान के साथ जो कुछ भी किया गया प्रैक्टिकली कई हजार साल पहले वही सेम चीज हमारे देश भारत की जमीन पर भी हो रही थी। लेकिन फिर भी गाइस देखो, इन तरीके की चीजों के साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी बला होती है ना, ये जमीन से जमीन पे काम नहीं करती है। मतलब इस चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है और तब जाकर ये अपने इम्पैक्ट को दिखाती है। तो अब अगर इस पॉइंट पर ये मान भी लिया जाए कि कई हजार साल पहले हमारे एंशिएंट इंडियंस इन तरीके की चीजों का भाई इस्तेमाल कर भी रहे थे, तो भाई प्रैक्टिकली उनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट भी तो होने चाहिए ना जो इतने भारी वेपन को लेकर हवा में उड़ सके। लेकिन क्या रियलिटी में हम इंडियंस के पास ऐसे एडवांस एयरक्राफ्ट थे भी, या ये सारी ही चीजें सिर्फ कहानी है? असल में गाइज अगर आपको याद हो तो इस वीडियो के पार्ट 2 में मैंने आपको पुष्पक विमान के बारे में बताया था, जो कि बेसिकली इतना ज्यादा जाइंट था कि वो एक तरीके से ना डबल स्टोरी बिल्डिंग को लेकर ही आसानी से हवा में हवर कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत से इंडियन टेक्स्ट में तो हमें बहुत से ऐसे प्लेन्स के बारे में भी पढ़ने को मिलता है जो कि 2 या 3 मंजिला नहीं भाई बल्कि 10 मंजिला हुआ करते थे। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई आखिर इतने बड़े और हैवी प्लेन्स को बेसिकली उस समय
बनाया कैसे जाता था? असल में गाइस इसका जवाब हमें मिलता है हमारे ही एक शास्त्र विमानिका शास्त्र के अंदर, जिसमें एक दो नहीं बल्कि अलग अलग तरीके के स्ट्रेंज प्लेन्स और उनकी वर्किंग्स के बारे में डिटेल में लिखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस शास्त्र में तो भाई ये तक भी लिखा गया है कि किस तरीके के प्लेन में किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा और एज अ फ्यूल उनमें क्या इस्तेमाल होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस विमान शास्त्र में जितने भी प्लेन्स का वर्णन किया गया है उसमें मेजॉरिटी फ्यूल के तर्ज पर मरकरी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें हमें यह बताया जाता था कि जब मरकरी को सेंट्रीफ्यूगल चेंबर में डालकर उसको बहुत फास्ट स्पीड से रोटेट किया जाता था तो एक फोर्स जनरेट होता था और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को निगलेक्ट करके प्लेन को हवा में लिफ्ट करा देता था। इन शॉर्ट अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इन तरीके के प्लेन्स में किसी भी तरीके के प्रोपेलर सिस्टम या फिर रोटर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वहां पर इस्तेमाल किया जाता था एंटी ग्रेविटी सिस्टम को। बट वेट अ सेकंड, चलो ये मान भी लेते हैं कि हमारे इतिहास में ऐसे अजीबोगरीब प्लेन मौजूद थे। हम ये भी मान लेते हैं कि वो प्लेन्स कैसे काम करेंगे, इसका एक यूजर मैनुअल हमें विमानिका शास्त्र में भी देखने को मिलता है। पर भाई ये कोई प्रूफ कर सकता है क्या कि जो ये विमानिका शास्त्र है ये सच में साइंस के प्रिंसिपल पर ही चलता है? मतलब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये शास्त्र बस उस समय की एक एंटरटेनिंग सी मैगजीन ही रही हो जिसमें जिसको जो समझ में आया उसने वो लिख दिया, राइट? जी नहीं, पूरे ही तरीके से गलत। एक्चुअली गाइस यूएस एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर ट्रेविस ट्रेलर ने साल 2017 में विमानिका शास्त्र में वर्णित हुए बहुत से एयरक्राफ्ट के 3D मॉडल्स को बनाकर उनका एक्सपेरिमेंट किया। स्ट्रेंजली इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि इस शास्त्र में जितने भी एयरक्राफ्ट के बेसिक फंडामेंटल्स बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग उनमें से लगभग 60% मॉडल्स एरोडायनेमिक्स के हिसाब से भाई पूरे ही तरीके से स्टेबल निकले, जिससे एक बात काफी हद तक क्लियर होती है कि शायद विमानिका शास्त्र सिर्फ एक काल्पनिक शास्त्र ही नहीं बल्कि जीता जागता एग्जाम्पल है एंशिएंट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के मैकेनिज्म का। एंड आई नो आप में से अब बहुत से लोगों के दिमाग में दो क्वेश्चन बहुत तेज स्पीड से हिट करे होंगे। नंबर फर्स्ट कि भाई अगर हमारे पास कोई विमानिका शास्त्र जैसा शास्त्र मौजूद है जो हमें यह बताता है कि हमें पुष्पक विमान या एंटी ग्रेविटी वाले विमान को कैसे बनाना है, तो भाई हम उन्हें आज की डेट में क्यों नहीं बना पा रहे? एंड सेकेंडली क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद है जो इस बात को प्रूव करे कि भाई जेन्युइनली एक एंटी ग्रेविटी प्लेन बनाया भी जा सकता है? वेल गाइस इसके ऑथेंटिक और साइंटिफिक आंसर को जानने के लिए हमें और आपको चलना पड़ेगा इजिप्ट में। साल 1970 से लेकर 1990 के बीच प्रोमिनेंट पिरामिड रिसर्चर और इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो पार ने इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर बहुत सी रिसर्च को कंडक्ट किया। इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये देखा कि जब वो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और आयोन फील्ड को बनाते हैं तो उसके चारों ही तरफ एनर्जी का एक ऑर्ब क्रिएट होता है। इंटरेस्टिंगली जैसे ही ये ऑर्ब क्रिएट होता है ये उसके बीच में मौजूद ऑब्जेक्ट के वेट को कम करने लगता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जो पार के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा ये ऑर्ब भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा और ये जितना ज्यादा पावरफुल होगा ये उस ऑब्जेक्ट की वेट को उतना ही ज्यादा कम कर देगा। बट सैडली इतने बड़े स्केल पर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट करके लोगों को दिखा पाना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि किसी भी जायंट ऑब्जेक्ट के चारों ही तरफ एक पावरफुल ऑर्ब ऑफ एनर्जी फील्ड बनाने के लिए हमें बहुत बड़े स्केल पर मैग्नेटिक फील्ड और आयन फील्ड को जनरेट करना होगा, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर पाना भाई इम्पॉसिबल ही लगता है। लेकिन वहीं अगर इसी पॉइंट पर आप अगर विमानिका शास्त्र के बेसिक प्रिंसिपल्स को ऐड करते हैं तो काफी हद तक ये चीज हमें समझ में आती है कि उस समय 2 मंजिला या फिर 10 मंजिला जैसे बड़े बड़े प्लेन हवा में एक ही झटके में कैसे उड़ जाते थे। असल में गाइस उस समय इन तरीके के प्लेन्स में कोई हाईटेक रोटेशन को परफॉर्म करके इन्हीं तरीके की फील्ड को जनरेट किया जाता होगा, जिससे नो डाउट एनर्जी का एक ऑर्ब जनरेट होता होगा और वो उस प्लेन को एज अ एंटी ग्रेविटी प्लेन रिएक्ट करा के हवा में उड़ा देता होगा। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि यार अगर हजारों साल पहले ये चीज हो सकती थी तो आज की टेक्नोलॉजी ये क्यों नहीं कर पा रही? तो देखो गाइस इसकी पॉसिबल बहुत सी थ्योरीज हो सकती हैं, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये बोलती है कि उस समय प्रैक्टिकली वो प्लेन्स हम इंसानों के द्वारा नहीं बनाए गए थे। ये प्लेन्स किसी भारी परग्रही सभ्यता के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे और हमने बस उन्हें देखा था। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बहुत बड़े स्केल में जनरेट होती है कि शायद वो परग्रही सभ्यता एज अ फ्यूल कुछ ऐसी चीज का इस्तेमाल करती हो जिसे ना ही हम समझ पाए और ना ही हमें ये पता चला कि भाई एज अ फ्यूल
इतने बड़े स्केल पर क्या चीज रिएक्ट करके इन प्लेन्स को उड़ा रही है। और गाइस, रिसर्चर्स की इस थ्योरी को काफी हद तक सपोर्ट करने का काम करता है यंत्र, सर्वस्त्र और सम्रांगण सूत्रधार जैसे टेक्स्ट, जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि इन तरीके के प्लेन्स उस समय दिव्य शक्ति से उड़ते थे। अब भाई जेन्युइनली वो कोई दिव्य शक्ति थी या फिर कोई फ्यूल एनर्जी, ये पता कर पाना भाई किसी के बस में नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के 2000 साल पुराने तिरुमलाई जैन टेम्पल की गुफा में चक्र विमान बुलाए जाने वाला एक एंशिएंट 3D डायग्राम भी मौजूद है, जो भाई किसी भी एंगल से एक धार्मिक ड्राइंग तो बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि टेक्निकली ये एक ब्लूप्रिंट की तरह नजर आता है, जिसमें आपको फैंस और रोटर्स भी लगे हुए नजर आएंगे और इसके ऊपर कुछ आर्क्ड और क्रेसेंट मैग्नेट्स भी बने हुए हैं, जो कि यूजुअली इलेक्ट्रिक मोटर्स में हमें देखने को मिलते हैं। और जरा सोचिए कि ये सब हमें कहां देखने को मिला, एक जैन टेम्पल के अंदर, जिसके सबसे मुख्य डीसी यानी कि लॉर्ड वर्धमान महावीर के बारे में ये कहा जाता था कि वो एक पुष्प उत्तरा नाम के एयरक्राफ्ट से अर्थ पर आए थे और इसलिए उन्हें और उनके साथ दूसरे जो डीटीज थे उनको विमानवासी कहा जाता था। और देखो गाइस, इन तरीके की चीजें ना सिर्फ एक टेम्पल तक ही सीमित नहीं है। जेन्युइनली हमारे देश भारत में हमें बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि यस, पास्ट टाइम में कोई परग्रही सभ्यता हमारे देश भारत की धरती के ऊपर कोई एडवांस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जरूर करती होगी, जिससे काफी हद तक ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई शायद फिर इन्हीं तरीके के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए उन तरीके की चीजों को भारत की जमीन पर भी गिराया गया होगा, जो कि हमें साल 1965 में हिरोशिमा और नागासाकी में गिरती हुई दिखी। तो देखो गाइज, अब इस पॉइंट पर जो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताई हैं, अगर उन सारी ही चीजों को आप एक साथ रख कर देखते हैं तो काफी हद तक ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि भाई हमारे इतिहास में इस धरती पर हमसे भी ज्यादा एडवांस कोई परग्रही सभ्यता मौजूद थी। लेकिन आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्या ये सारी चीजें ऑथेंटिक हैं या अभी भी आपको ये सारी चीजें बस एक साइंस फिक्शनल स्टोरी की जैसी ही लग रही हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइस, प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट दिखाइएगा। 6000 लाइक मुझे इस वीडियो पर भी चाहिए, जो कि आपने पहले और दूसरे पार्ट में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे उम्मीद है कि इसको भी आप दिल खोल कर लाइक करेंगे। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको इस चैनल के ऊपर कुछ ऐसे राज खुलते हुए नजर आएंगे जिसके बारे में पूरी दुनिया कभी शायद सोच भी नहीं सकती। बट टिल देन, जय हिंद।